आसान नहीं है दुनिया का सिरमौर हो जाना। आज उनकी लोकप्रियता विश्व के कोने कोने में है। ग्लोबल लीडर्स की फहरिस्त में वो सबसे मीलों आगे हैं। वो जब बोलते हैं तो दुनिया ठहर कर उन्हें सुनती है, क्योंकि उनके पास ग्लोबल विजन है और उसे लागू करने की इच्छा शक्ति भी। युद्ध हो या महामारी से लड़ने की चुनौती, या फिर दिन ब दिन बीमार होती धरती की कसक, उनके पास हर समस्या का समाधान है। और इसलिए ईस्ट हो या वेस्ट, मोदी इज द बेस्ट। दुनिया के दिल में दिल्ली बसी है, क्योंकि दिल्ली में बैठे लीडर नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता पूरी दुनिया में किसी भी नेता से ज्यादा है। आज भारत जो कह रहा है, दुनिया उसे ठहर कर सुन रही है। विकास के पथ पर सहजता से बढ़ रहे भारत के पास मानव जीवन में क्रांति के सूत्र हैं, तो युद्ध के आपातकाल में दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए बुद्ध और गांधी की फिलॉसफी है। पीएम मोदी पूरे वर्ल्ड को ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि भारत न ईस्ट के पाले में है न वेस्ट के पाले में है। भारत मानवता के लिए जो बेस्ट है उस पाले में है। विश्व राजनीति में भारत ने गजब का संतुलन साधा है। यूक्रेन युद्ध के बीच भी रूस और अमेरिका दोनों से संबंधों में आ रही ऊंचाई इसका प्रमाण है। प्रधानमंत्री मोदी न आंख उठाकर बात करने के पक्षधर हैं, न ही आंख झुकाकर बात करने को तैयार हैं। पीएम मोदी की खासियत यही है कि वे आंख में आंख डालकर बात करते हैं। इसीलिए यूक्रेन युद्ध के दौरान पहली बार जब पुतिन से रूबरू हुए तो दो टूक कह दिया कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। पूरी दुनिया ने पीएम मोदी के इस बयान का समर्थन किया और G20 समिट का सार जब सामने आया तो उसके मूल में यही अंतिम वाक्य था कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। भारत के गांव, गरीब, किसान की चिंता करने वाले पीएम मोदी का ग्लोबल विजन देखकर दुनिया उनकी दीवानी है और पीएम मोदी की लोकप्रियता 7वें आसमान पर है। दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी का जलवा कायम है। संवैधानिक पद पर रहते हुए 21 साल और प्रधानमंत्री के तौर पर 8 साल पूरे करने वाले प्रधानमंत्री मोदी आज लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। अमेरिकी डेटा रिसर्च एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया के नेताओं की ताजा अप्रूवल रेटिंग जारी की है, जिसमें 77% रेटिंग के साथ पीएम मोदी पहले पायदान पर बने हुए हैं। यूएस एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की रेटिंग में नंबर 1 पीएम मोदी। 77% रेटिंग के साथ पीएम मोदी की लोकप्रियता सबसे ऊपर। 67% के साथ मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल दूसरे नंबर पर। 56% के साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज तीसरे नंबर पर। 41% रेटिंग के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 8वें नंबर पर। सुपर पावर अमेरिका पर शासन करने वाले जो बाइडेन लोकप्रियता के मामले में 8वें नंबर पर हैं। जाहिर है कि हर चुनौती के सामने पीएम मोदी ने खुद को साबित किया है। ग्लोबल विजन और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को उन्होंने ग्लोबल मंचों पर साबित किया है। मॉर्निंग कंसल्ट की ताजा रेटिंग 16 से 22 नवंबर 2022 के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा पर आधारित है। ये एजेंसी 22 देशों के ताजा डेटा के साथ वीकली अपडेट देती रहती है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, यूके और अमेरिका के नेताओं को शामिल कर रेटिंग तैयार की जाती है। पीएम मोदी विदेशी एजेंसियों के सर्वे में ही नहीं बल्कि देश में हो रहे लगभग हर सर्वे में सबसे बड़े नेता बने हुए हैं। पीएम मोदी कार्यकाल आगे बढ़ने के साथ पुराने तमाम रिकॉर्ड तोड़कर नए कीर्तिमान गढ़ते जा रहे हैं।
वे सबसे लंबे कार्यकाल वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम हैं। पहले ये रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी के नाम था। सीएम और पीएम के रूप में कार्यकाल को जोड़कर नरेंद्र मोदी अव्वल हैं। 7 अक्टूबर 2022 को निर्वाचित सरकार के प्रमुख के तौर पर उन्होंने 21 साल पूरे कर लिए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 साल और 286 दिन तक पीएम रहे। इंदिरा गांधी 15 साल और 350 दिन तक पीएम रहीं। प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह 10 साल और 4 दिन तक रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल और 77 दिनों तक इस पद पर रहे। ऐसी कई बातें हैं जो पीएम मोदी को देश का अद्वितीय नेता बनाती हैं। ग्लोबल लीडर के तौर पर इतनी शोहरत शायद ही किसी दूसरे नेता को मिली हो। पीएम मोदी की लोकप्रियता की गवाही मेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी देते हैं। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी का जलवा है। दुनिया के कई देशों की आबादी से ज्यादा पीएम मोदी के फॉलोअर्स हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2007 में यूट्यूब, 2009 में ट्विटर और फेसबुक और 2014 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था। ट्विटर पर नरेंद्र मोदी हैंडल पर 8 करोड़ 46 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ट्विटर पर पीएमओ इंडिया हैंडल पर 5 करोड़ 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर नरेंद्र मोदी प्रोफाइल पर 4 करोड़ 70 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर पीएमओ इंडिया प्रोफाइल पर 1 करोड़ 30 लाख फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर नरेंद्र मोदी अकाउंट पर 7 करोड़ 11 लाख फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर नरेंद्र मोदी अकाउंट पर 1 करोड़ 33 लाख फॉलोअर्स हैं। पीएम मोदी के फॉलोअर्स का यह आंकड़ा दुनिया के लगभग 95% देशों की आबादी से ज्यादा है। दुनिया के केवल टॉप 9 देश ही ऐसे हैं जिनकी आबादी पीएम के फॉलोअर्स से ज्यादा है, जिनमें चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और रूस आते हैं। इसके बाद लगभग 200 देश ऐसे हैं जिनकी आबादी पीएम के फॉलोअर्स से कम है। मैक्सिको, इजिप्ट, फिलीपींस, तुर्की, जर्मनी, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, सऊदी अरेबिया, मलेशिया कुछ ऐसे देश हैं जिनकी अलग अलग आबादी पीएम नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या से कम है। पीएम मोदी की यह लोकप्रियता कोई आकस्मिक चमत्कार नहीं है। जमीनी मुद्दों की गहरी समझ, समस्याओं के समाधान की ललक और अथक मेहनत ने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। सत्ता में रहकर सत्ता विरोधी लहर से बचने का करिश्मा अगर कोई नेता कर सकता है तो वो है पीएम मोदी। इलेक्शन में उतरकर हवाओं का रुख अगर कोई मोड़ सकता है तो वो है पीएम मोदी। जमीन से आसमान तक मोदी के पास विजन है, लोगों को जोड़कर रखने का हुनर है और यही हुनर विरोधियों में डर पैदा करता है, क्योंकि महज 8 साल में पीएम मोदी ने देश की दिशा को उस तरफ मोड़ दिया है जहां पूरी दुनिया इस्तकबाल करने को तैयार खड़ी है। आइए पीएम मोदी के कुछ बड़े फैसलों पर एक नजर डालते हैं। पीएम मोदी जिस चुनाव में उतरते हैं, इलेक्शन की दिशा मोड़ देते हैं। सबसे पहले बात आत्मनिर्भर भारत की। आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि है डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की ओर बढ़ चले कदम। भारत अपनी सेनाओं की जरूरत के हथियार और उपकरण खुद बनाने लगा है। आज भारत तेजस जैसा फाइटर जेट बना चुका है, आईएनएस विक्रांत नेवी को मिल चुका है, स्वदेशी हॉविट्जर बनाई जा रही है, AK-203 राइफल से लेकर सेना की जरूरतों के तमाम उपकरण बनाए जा रहे हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भारत तेजी से काम कर रहा है। भारत सिर्फ अपनी जरूरतें ही पूरी नहीं कर रहा, बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट भी कई गुना बढ़ा है। 75 देशों को भारत हथियार बेच रहा है।
वित्त वर्ष की पहली छमाही में डिफेंस एक्सपोर्ट 8,000 करोड़ हो गया है। 2025 तक 35,000 करोड़ सालाना डिफेंस एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वित्त वर्ष में भारत ने 13,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का फॉर्मूला क्रांतिकारी साबित हो रहा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग का बूम है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। खिलौने से लेकर वेपन्स तक भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी करने लगा है, बल्कि इनके एक्सपोर्ट में भी उछाल आया है। मन की बात कार्यक्रम में भी पीएम ने जिक्र किया कि भारत का म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट 60 गुना बढ़ा है। अब बात वन नेशन वन टैक्स की। टैक्स सुधार की दिशा में पीएम मोदी का ये मास्टर स्ट्रोक था। नरेंद्र मोदी की सरकार के लागू किए गए जीएसटी ने टैक्स कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। इतना ही नहीं, जटिल टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मंत्र साकार किया, जिससे व्यापार और निवेश के तमाम रास्ते खुले हैं। तो बड़े पैमाने पर एफडीआई भी आया है। अब बात वन नेशन वन राशन की। मोदी सरकार के कार्यकाल में ही वन नेशन वन राशन कार्ड लागू हुआ, यानी अब आप जहां भी जाएंगे राशन कार्ड आपके साथ जाएगा। जहां भी आप रहेंगे उसी कार्ड पर आपको राशन मिलेगा। प्रवासी भारतीयों के लिए यह फैसला बहुत फायदेमंद साबित हुआ है। आतंकिस्तान पर एयर स्ट्राइक। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम बरसाकर उन्हें तबाह कर दिया था। एयरफोर्स के एक्शन में बड़े पैमाने पर आतंकी मारे गए। पीएम मोदी के इस फैसले की काफी चर्चा हुई। पीएम मोदी ने एयर स्ट्राइक से पहले आतंकियों को वार्निंग दी थी। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत ने चीन को भी सबक सिखाया है। पहले डोकलाम और फिर गलवान। पीएम मोदी ने इंडियन आर्मी को खुली छूट दी कि वो अपने स्तर पर चीनी अग्रेशन से निपटे। फिर क्या था, पहले जिनपिंग की रेड आर्मी को डोकलाम से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो गलवान घाटी में भारतीय सेना की टुकड़ी पर हमला करना चीनी सैनिकों की मौत का सबब बना। भारतीय सेना ने दोगुनी संख्या में पीएलए के सैनिकों को मौत के घाट उतारकर जिनपिंग को नजराना भेज दिया। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि विदेशी मीडिया ने भी इस बात पर मुहर लगाई कि भारतीय सैनिकों ने 40 के करीब चीनी सैनिकों को मार गिराया था। अब बात अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना मोदी सरकार के कार्यकाल के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जाता है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ऐलान किया और जम्मू कश्मीर में लगी धारा 370 समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। हालांकि सदन में काफी शोर शराबा हुआ। कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार का मूक समर्थन किया, तो कई पार्टियों ने खुलकर विरोध में आवाज उठाई। बहस के दौरान एक मौका तो ऐसा आया कि गृह मंत्री अमित शाह को कहना पड़ा कि कश्मीर के लिए जान दे देंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? मोदी सरकार के इस फैसले का मैसेज भी ग्लोबल था। आतंक, अराजकता और अलगाव की बेड़ियों में जकड़े जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर लाने और वास्तविक लोकतंत्र बहाल करने में ये फैसला मील का पत्थर साबित हुआ। सुरक्षा के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के दौरान कई विदेशी प्रतिनिधि मंडल भी जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे, लेकिन पूरी दुनिया के लीडर्स ने पीएम मोदी के इंतजामों पर संतोष जताया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करें तो मोदी सरकार ने बिजनेस के अंदाज को भी बदल दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2.0 और वैश्विक नवीनीकरण इंडेक्स में भारत को ऊपर लाए, तो विदेशी निवेश के मामले में भारत को दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बनाया। 2020-21 में $80 बिलियन का निवेश हुआ। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत पूरी तरह सोशलिस्ट दौर के पंचवर्षीय योजना मॉडल से इतर फ्री मार्केट ग्लोबल मैट्रिक में बदला, जो 1-2 साल नहीं बल्कि 25 साल के बाद की योजना लेकर चलता है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कॉर्पोरेट टैक्स तार्किक हुए। टैक्स टेररिज्म और रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से
बिजनेस फ्रेंडली माहौल बना। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जब पूरी दुनिया तबाह थी, तब भारत ने न केवल वैक्सीन का निर्माण किया, बल्कि दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के करोड़ों लोगों को मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाई। भारत में अपने नागरिकों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का विशेष अभियान चलाया। अब लोगों को बूस्टर डोज भी दिए जा रहे हैं। अब तक 193 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लोगों को लग चुकी है। कोरोना से निपटने में पीएम मोदी ने विश्व के अन्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का भी मार्गदर्शन किया। स्टार्टअप्स की बात करें तो भारत का शिक्षित और स्किल्ड युवा जोखिम लेने से अब घबराता नहीं है। इसकी वजह है उसके लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम तैयार हो चुका है। स्टार्टअप्स के मामले में भारत दुनिया का तीसरा बड़ा देश बन चुका है। लेकिन अर्थव्यवस्था की राह आसान करने के लिए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था और वो था अर्थव्यवस्था का डिजिटाइजेशन। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था के डिजिटाइजेशन का बड़ा अभियान चलाया। आज स्थिति यह है कि दुनिया के विकसित देशों से ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में हो रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन होता है, उसका 40% सिर्फ भारत में होता है। पीएम मोदी का दावा है कि डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने की वजह से रिश्वतखोरी कम हुई। सरकार और नागरिक के बीच जो बिचौलिए होते थे, उस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए। अब बात रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कूटनीति की। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जब पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बंट रही थी, तब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने तटस्थ रुख अपनाया। अमेरिका के दबाव के आगे भी बिना झुके हुए अपनी नीति पर भारत कायम रहा। भारत ने रूस और अमेरिका दोनों से दोस्ती कायम रखी। रूस को यूक्रेन से बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने का सुझाव दिया, साथ ही युद्ध रोकने का आह्वान किया। 3 तलाक की बात करें तो देश में मुस्लिमों में प्रचलित 3 तलाक की प्रथा को खत्म करने का साहसिक फैसला भी नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया। हालांकि इसका काफी विरोध हुआ, लेकिन सरकार के अडिग रुख की वजह से संसद में कानून पारित करके इस सामाजिक बुराई को दूर किया गया। मोदी सरकार ने देश में कई सुधार किए। गरीब परिवारों को मुफ्त में 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा देने वाला आयुष्मान कार्ड दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के घर बने। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर मिले। स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए मिले। गांव-गांव तक इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई गई। तो नल जल योजना के तहत घर घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की योजना पर काम चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।